अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और खुर्रम रखे अपने घरों में, आमीन सुम आमीन। तो आज का ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ बातें करती हूँ अपने रिलेटेड, क्योंकि मुझे ना बहुत से कमेंट्स अपनी फैमिली की तरफ से, मतलब रिलेटिव्स की तरफ से सुनने को मिल रहे थे कि क्यों तुमने ये फील्ड चूज़ की, तुम क्यों अपनी ज़िंदगी को खोल के सबके सामने इस तरह पेश कर रही हो, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो उन सबको मैं एक ही बात करना चाहती हूँ कि अगर मुझे मेरे हस्बैंड की सपोर्ट ना मिलती, उसकी इजाज़त ना मिलती, तो मैं कभी भी यूट्यूब को ज्वाइन ना करती। और दूसरी बात ये कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरा बिज़ी होना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। और अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं डिप्रेशन में क्यों गई। डिप्रेशन में मैं 9 अप्रैल को जब मेरी मदर की डेथ हुई और मुझे जब पता चला, तो ये मेरी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा हादसा था। पता चला कि किसी का खो देना कितना बुरा होता है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली, मेरे बहन भाई बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सके। लेकिन ये होता है ना कि माँ बाप का, वैसे तो सारी औलाद प्यारी होती है, लेकिन उनमें से एक जो बंदा होता है वो फेवरेट होता है, एक बच्चा फेवरेट होता है। इसी तरह मैं अपनी अम्मी की फेवरेट थी। वो मेरे बगैर कुछ भी नहीं करती थी। जब भी कुछ करना होता था सबसे पहले ईज़ा को बुलाओ, ईज़ा आएगी तो ये करेगी, ईज़ा को बुलाओ, ईज़ा आएगी तो फिर मेरे लिए ये करेगी। हर चीज़ में वो मुझे सबसे पहले रखती थी। और 9 अप्रैल को जब उनकी डेथ हुई तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात, जो मेरे लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि सब बहन भाई अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे। ये नहीं कि उनको दुख नहीं, उनको हो सकता है कि मुझसे ज़्यादा दुख हुआ हो, लेकिन ये था कि सब आके चले गए, अपनी ज़िंदगियों में बिजी हो गए। मैं अकेली अपनी माँ की कब्र के पास खड़ी रह गई। और उसके बाद माँ के जाने के बाद माँ की जगह किसी और ने, मतलब जो मामला माँ संभालती थी वो किसी और ने संभालने शुरू कर दिए। घर का जो पहले सिचुएशन थी उससे टोटली डिफरेंट हो गई। ये सब कुछ देखने के बाद इन सब चीज़ों ने पकड़ के डिप्रेशन में डाल दिया। फिर उसके बाद कुछ ऐसी बातें हुई कि नहीं, मतलब कि नहीं बर्दाश्त हुई। इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों ने, अम्मी के जाने ने डिप्रेशन में डाल दिया था कि मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। मैंने अपनी बेटी की परवाह करनी छोड़ दी थी, अपना घर संभालना छोड़ दिया था, स्लीपिंग पिल्स लेने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी। 3-3 4-4 रातें में लगातार जागती रहती थी। और फिर अगर कहीं थकन महसूस होती थी तो थोड़ी देर के लिए नींद आती थी, लेकिन फिर उठ के मैं बैठ जाती थी। और इसी तरह तकरीबन 5-6 महीने मेरे गुजर गए। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, तुम निकलो बाहर, बिजी हो, कुछ करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। तो यही सब, इन सब से निकलने के लिए मैं, ये नहीं कि मैंने कहीं बाहर जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, मैंने किया, लेकिन हर जगह से यही सुनने को मिलता था कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। जब तक मुझे जॉब नहीं मिलेगी, आप जॉब नहीं दोगे, मैं एक्सपीरियंस कहाँ से लूँगी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ अच्छे, कुछ बुरे, खट्टे मीठे से लम्हात को आपके साथ शेयर करती हूँ। और एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, एक बात कि जो बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि वो ये जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसमें वो हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, वक्त चलता रहता है। इसी तरह मैंने कहीं पर बात पढ़ी थी कि एक बादशाह था, उसने किसी को कहा कि मेरे लिए एक ऐसा फ़िक्रा या सेंटेंस लिखो जिसको मैं खुश होऊं तो पढ़ के दुखी हो जाऊं और दुखी होऊं तो पढ़ के खुश हो जाऊं। तो जिसको कहा उसने लिखने के लिए, उसने लिखा कि वक्त जो है
हमेशा ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि जो बंदा तकलीफ़ में हो वो ये पढ़े कि ये जो वक्त मैं गुजार रहा हूँ, जिससे मैं गुजर रहा हूँ, इतनी मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये वक्त हमेशा के लिए नहीं है, ये वक्त चेंज हो जाएगा। और जब कोई खुशी में हो और जब वो ये बात पढ़े कि ये वक्त जो मैं गुजार रहा हूँ इतना खुशी का, मैं इतना हैप्पी हूँ, ये वक्त नहीं रहेगा। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो इस तरह के कमेंट पास कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो वीडियो के नीचे आके करें। प्लीज़ ऐसे ना मुझे डीमोटिवेट ना करें। अगर मैं कुछ करने के लिए निकली हूँ तो मैं अपनी हिम्मत खुद बनना चाह रही हूँ, किसी पे बोझ नहीं बन रही या आपके पास मैं आ नहीं रही कि मुझे ये मुश्किल है, मेरी मुश्किल हल करो। तो प्लीज़ मुझे इस तरह के कमेंट्स ना पास करें। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज मैं सारे दिन में क्या करती हूँ। आप मेरे साथ रहिए। तो आज मैं आपके साथ गोभी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये गोभी का सालन मेरे पास पड़ा हुआ था सुबह का, तो मैंने सोचा रात को इसी के ही पराठे बना लेती हूँ। तो इसको मैंने फ्राई पैन में डाल के रखा ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो जाए, ताकि पराठे जो बने वो फटे ना। तो इसमें मैंने मॉइस्चर सुखाने के बाद इसके अंदर मैंने हरा धनिया, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला और हरी मिर्चें डालनी थी। तो यहाँ पर मैं इसको बग़ैर ऑयल डाले ही, क्योंकि जब बनाया था उसका ऑयल, उसी के ऑयल के अंदर मैं इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, साथ में इसको मैश कर रही हूँ। जब ये अच्छे से मैश हो गया तो इसके अंदर मैंने चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर और धनिया जो बारीक कटा हुआ था वो डाल दिया। और हरी मिर्चें सिर्फ मैंने अपने पराठे में डालनी थी, इसलिए मैंने वो मसाले के अंदर मिक्स नहीं किए। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि धनिए की खुशबू गोभी के सालन के अंदर अच्छे से शामिल हो जाए। और यहाँ पर मैंने जो आम घर का गंदम का आटा था उसी को गूंदा और गूंद के मैंने फ्रीज़र में रख दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए और पराठे आराम से बन सकें। तो मैं इधर निकाल कर इसके छोटे छोटे पेड़े बना के रख रही थी ताकि मुझे रोटी बनाने में आसानी हो, बार बार मुझे पेड़ा ना बनाना पड़े। तो अब मैं साथ ही में इसको बेल लूँगी। इसकी छोटी छोटी रोटियां बनाकर सारे पेड़ों की एक साइड पर रख लूँगी। इस तरह रोटियां बेलकर एक साइड पर रखने का फ़ायदा ये होता है कि जो खाना खा रहे होते हैं उनको साथ साथ गरम गरम सर्व होती जाती हैं। तो यहाँ पर मैं सारी रोटियों को पेड़ों को बेलकर छोटा छोटी मैंने एक साइड पर रख के, और अब मैं इसके अंदर गोभी का मसाला जो ठंडा हो गया था, अब उसकी मैं फिलिंग इसके अंदर डाल रही हूँ। मैं इसको पूरा फैला लूँगी रोटी पर, और इसके ऊपर दूसरी रोटी रख लूँगी और इसके किनारों से इसको अच्छे से बंद कर दूँगी ताकि मसाला जो है वो बाहर ना निकले। और यहाँ पर आपने इस एक बात का ख्याल रखना है कि इसको बड़े नरम हाथों के साथ इसको आपने इसके ऊपर बेलन चलाना है ताकि आपकी रोटी फटे ना। जितना हल्का हाथ रखेंगे उतनी ही अच्छी आपकी रोटी बनेगी। बेशक गोल ना बने, लेकिन ये होगा कि वो फटेगी नहीं। और ये मेरी पहली रोटी मैंने तवे पे डाल दी, और यहाँ मैंने दूसरी रोटी भी उसके साथ साथ मैं दूसरी रोटी की फिलिंग भी उसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से दोनों रोटियाँ बन जाएं। मोस्टली लोगों को क्रिस्पी पराठा पसंद होता है, तो उसकी टिप यही है जब आप पराठा बनाएं
तो घी में बनाएं, ऑयल में नहीं। और बनाते हुए इसको जिस तरह मैं गोल गोल घुमा रही हूँ ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो ये हर तरफ से क्रिस्पी ही बनेगा और मज़े का बनेगा। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। और ये माशाल्लाह से इतना खूबसूरत पराठा बनकर तैयार हुआ है। अब ये दूसरे पराठा को मैं बेल रही हूँ। और इसी तरह मैं दूसरा पराठे को भी सेम इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। माशाल्लाह से ये पराठा भी इतना खूबसूरत बना था, इतना प्यारा बना था। और जो मैंने इसके अंदर गोभी को फ्राई करते हुए इसके अंदर हरा धनिया और दूसरे जो मसाले वगैरह डाले थे उसकी वजह से मसाला रोटी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया था। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।